नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया पर शिवसैनिकों द्वारा हुए हमले के बाद वे महाराष्ट्र बीजेपी के अन्य नेताओं के साथ दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से शिवसेना की शिकायत करने के लिए पहुंचे और सोमैया ने कहा है कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में टेरर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पुलिस का माफिया की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे भी शामिल हैं। सोमैया ने कहा कि उन्होंने मेरे ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज कराई है और प्रतिनिधिमंडल ने गृह सचिव से एक स्पेशल टीम को भी महाराष्ट्र में भेजने की मांग की है। सोमैया के साथ बीजेपी के नेता सुनील राणे, अमित साटम, पराग शाह और विनोद मिश्रा भी मौजूद रहे। सोमैया का कहना रहा कि मेरी गाड़ी और मुझ पर हमला कर मेरी हत्या की कोशिश की गई है। तो वहीं अब महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद में एनसीपी भी कूद पड़ी है। दरअसल एनसीपी कार्यकर्ता फहमीदा हसन ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर हनुमान चालीसा और दुर्गा पाठ करना चाहती हैं। इस बाबत उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है। विजेच्या तंत्रासंदर्भात आपल्या भाषणात पण उल्लेख आला की बाबासाहेबांनी कशी दूरदृष्टी दाखवली आणि विविध संकटाच्या दृष्टिकोनातून उपाययोजना राबवल्या। आज राज्यामध्ये परिस्थिती में गए कुछ महीनों में वहां पर वेदर द मोस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन किरीट सोमैया हो या आम सामान्य व्यक्ति हो, किरीट सोमैया को जेड कैटेगरी होने के बाद में पुलिस की उपस्थिति में पुलिस की मदद से उनकी जान लेने का यह तीसरा प्रयास, वाशिम, पुणे, मुंबई, और उसके बाद में सब जगह जो एफआईआर हुई वो फैब्रिकेटेड हुई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो आम आदमी है, सामान्य व्यक्ति, तो नेवल ऑफिसर के घर में घुसने शिवसेना के गुंडे मारते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है राज्य सरकार की, और बहुत चिंताजनक है, उसके ऊपर वो 23 अप्रैल 2022 के रोज हमारे देश के प्यारे गृह मंत्री अमित शाह मोटा भाई से मैंने एक इजाजत मांगी है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के आवास के बाहर सर्वधर्मीय प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि अगर यही तरीके से हम उनका जैनिज्म, हम लोगों का ईमान अगर हिंदुत्व जगा सके तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे हिंदुत्व, ऐसे जैनिज्म और ऐसे अगर ईमान जागृत होके अगर हमारे देश को कोई फायदा पहुंच सकता है कि जैसे कि महंगाई कम हो सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकती है, लोगों को रोजगार मिल सकता है, जीडीपी का रेट कम हो सकता है, देश जो भुखमरी की ओर जा रहा है वहां कहीं ना कहीं रुक सकता है, तो मैं आपके जरिए उनका जैनिज्म जगाने के लिए नवकार मंत्र का एक पाठ पढ़ना चाहूंगी। मैं आपसे यही विनती करना चाहूंगी कि आज उद्धव ठाकरे जी पहले एक संगठना के प्रमुख थे, अभी आज वो एक राज्य के प्रमुख है, तो उनको जो राज्य में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं उनको उसमें समाविष्ट करना पड़ता है। इसके लिए किसी का कोई हिंदुत्व मरता नहीं, किसी का कोई ईमान मरता नहीं है, बस अपने देश के लिए काम करना है। एक सांसद होने के नाते नवनीत राणा जी को आज महंगाई कम होने के बारे में बोलना चाहिए था, रोजगारी जो बेरोजगारी बढ़ गई है रोजगार देने के बारे में बोलना चाहिए था, हमारे देश को कैसे हम आगे लेके जाए। और जो लोगों की समस्या है, सबसे पहले तो मैं गृहिणी होने के नाते हमारे रसोई घर में जो एक दबाव पड़ा है बड़ा, वो दूर करने की हम बात करेंगे। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से अब राजनीति का पारा जो है वो चढ़ता ही जा रहा है, लगातार पहले लाउड स्पीकर को लेकर के और उसके बाद हनुमान चालीसा का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और नेताओं की बयानबाजी, नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। हमारे साथ दो मेहमान फिलहाल जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। दीपक रॉय जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक राय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख करेंगे आपका दीपक रॉय जी, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। लगातार जिस तरीके से पहले लाउड स्पीकर का मामला तूल पकड़े हुए थे, लेकिन अब हनुमान चालीसा को लेकर के जिस तरीके से सियासत गर्माती नजर आ रही है, लगातार जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लगातार जिस तरीके से नेताओं के जो हाव भाव हैं, अब तो एक बार फिर से एनसीपी के नेता की तरफ से ये कह दिया गया कि उन्हें भी इजाजत दी जाए, पीएम मोदी के आवास के सामने वो हनुमान चालीसा और माता का पाठ करना चाह रही हैं। चल क्या रहा है ये?
देखिए यूपीएस जी, ये भारतीय राजनीति और पूरे देश के लिए बहुत दुखद एक तरह से समय चल रहा है, जहाँ केवल राजनीति होती है लाउड स्पीकर और हनुमान। लेकिन सबसे बड़ी ये बहुत ही बड़ी बात नहीं है कानून व्यवस्था की प्रवृत्ति लाउड स्पीकर की, तो गलत था। आप पब्लिक प्लेस पे कोई भी सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है या पब्लिक प्लेस पे कोई इतनी आवाज नहीं कर सकते जिससे लोगों को दिक्कत है। एक दूसरी तरफ एक हनुमान चालीसा का एक इशू आया। देखिए लोग जो है उनको छूट मिलनी चाहिए, कोई उनका बेसिक राइट है, जहाँ पे चाहे वो पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मुंबई में जो चीज हुई, अमरावती के जो एक सांसद और एक विधायक जो है वो उन्होंने बोला कि नहीं, हम उद्धव ठाकरे जी के निवास पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। देखिए ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। हालांकि देखिए ये भी राजनीति से प्रेरित है, कहीं कहीं राजनीति से प्रेरित। आप पढ़ना तो अपने घर पे पढ़िए या बॉम्बे में आपका खास घर पे जो मकान है वहाँ पे पढ़िए। लेकिन आप उद्धव ठाकरे घर के सामने जाके पढ़ना, क्या उससे क्या मतलब क्या पब्लिक को क्या समझे? तो इसमें भी कहीं कहीं राजनीति। लेकिन दूसरी तरफ अभी ओवर रिएक्ट हुआ उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको अरेस्ट कर दिया था और देशद्रोह का करना लगाया था। ये भी एक बहुत ही गलत एक तरह से राजनीति का हिस्सा है। क्योंकि दोनों की बात आज देश जो है समस्याएं है, महंगाई है, बेरोजगारी है और भी चीजें हैं, तो उस तरफ से देश हट के आज ये स्पीकर हनुमान चालीसा बात आई, इसमें केवल राजनीति हो रही और एक तरह से ये जो विपक्षी दल है ये भी आज इसकी स्ट्रॉन्ग है, उसका मजबूत संगठन मजबूत ऐसे कि बीजेपी की जान से चाहती थी ये लोग कहीं कहीं इस मुद्दे पे आवे। अभी बीएमसी का इलेक्शन होना है, तो आज देखिए एक तरफ से उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट जो एक्सपोज छोटे मुद्दे तो कुछ भी नहीं करना, तो वहाँ पे आते थे शांति से हो गया मुझसे बात। लेकिन उन्होंने अरेस्ट करके जो काम किया है उससे पूरा अपना एक तरह से जो हमारी गवर्नमेंट है उसको एक तरह से लाभ होगा और बीजेपी को फायदा होगा। बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरीके से ये जो पूरा मामला खिंचता चला जा रहा है और अभी तक आप जिस तरीके से समर्थन राणा दंपत्ति का करते नजर आए हैं, अब एनसीपी के नेता की तरफ से ये कहा गया है कि उन्हें भी इजाज़त दी जाए, वो प्रधानमंत्री आवास के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं। आप कितना इसे जायज़ मानते हैं कि वास्तव में अब एनसीपी के नेता फहमीदा हसन को इसकी इजाज़त दे देनी चाहिए और वो प्रधानमंत्री आवास के सामने वो माता रानी का पाठ करें और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करें? कितना सही मानते हैं इसको? क्या मैं तो छोटा सा उनसे ये पूछना चाहूंगा फहमीदा जी से, क्या उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, क्या हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, वो उनकी तरह सुन सकते हैं और देख सकते हैं, बहरे नहीं है? उद्धव ठाकरे बहरे बन के जो बैठे हैं, जो सुनना नहीं चाहते, राणा दंपत्ति ने उन बहरेपन को दूर करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बोला है। अगर आपको लगता है कि वहां आसपास अजान होती है या आपके हनुमान चालीसा का पाठ होता है 10-10 माइक लगा के और आपके अधिकारों का हनन हो रहा है और आपका अधिकारों के बारे में नहीं सुना जा रहा है, तो आप बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के जाके आवास पे आप बिल्कुल आप जो पाठ करना चाहे कर सकते हैं। आप कुरान शरीफ का पाठ भी कर सकते हैं, आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। क्या मुखिया बहरा है? नहीं या नहीं? प्रदीप जी उन्होंने यही कहा है कि दरअसल देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कुछ बयान देने को तैयार नहीं है। महंगाई को लेकर के कोई भी प्रतिक्रिया आ नहीं रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कभी, तो वो कान में डालने के लिए उस बात को वो कह रही हैं कि दरअसल हम सरकार को जगाने के लिए वहां पर पाठ करने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर आपकी बात को नहीं सुनी जा रही है तो आप पाठ कर सकती हैं। तो उन्होंने यही बात कही है कि महंगाई को लेकर के कोई बयान दे नहीं रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महंगाई को लेकर के कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो उनका ध्यान इस ओर आकर्षित कराने के लिए हम ये पाठ करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इस पाठ से अगर महंगाई कम हो जाती है तो हम जितने भी सांसद और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदुस्तान के अंदर और विधायक है तो सब भाजपा वाले पढ़ लेते हैं। हो सकता है यूक्रेन में भी शांति हो जाए, रूस मान जाए और पूरे विश्व में जो महंगाई चल रही है उसका असर हमारे भारत में ही पड़ जाए, कम हो जाए। देश बर्बाद हो गए कोरोना में, हमारे देश में तो फिर भी खाने को मिला, महामारी से इतने बड़े ग्रस्त होने के बावजूद भी शांति बनी रही, उस चीज पे कोई बात नहीं करता है। महंगाई की हर बात आदमी करना चाहता है मगर महंगाई पे बहस नहीं करना चाहता है। और आप हनुमान चालीसा को महंगाई से क्यों जोड़ रहे हैं? आप नहीं, वो कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा में इसलिए कि उनका ध्यान आकर्षित कराना चाह रहे हैं महंगाई की तरफ, वहां पर हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करने से महंगाई खत्म नहीं होगी।
तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं कान खोल के सुना रहे कि भाई महंगाई कम करने के लिए आप पेट्रोल डीजल के रेट कम कीजिए, अपना टैक्स कम कीजिए। महाराष्ट्र से दिल्ली आने की जरूरत नहीं है उनको। सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल अगर महाराष्ट्र में है तो उसका कारण बताइए ना। तो आप तो संस्कारिक पार्टी है, अगर महाराष्ट्र सरकार नहीं, प्रदीप जी आप तो संस्कारिक पार्टी हैं, अगर महाराष्ट्र सरकार नहीं सुन रही है तो आपको सुनना चाहिए। आपको तो उनसे तुलना करनी नहीं चाहिए, अपनी कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है भाई। आप तो सभी पार्टियों से, क्योंकि ये आप हमेशा आरोप लगाते हैं कि जो भी राजनीतिक दल हैं, ये जो है इनकी जो राजनीति है वो बेहद गंदी राजनीति है, ओछी मानसिकता की राजनीति। आप हमेशा इस बात का आरोप लगाते हैं। तो अगर आपकी उच्च कोटि की राजनीति है तो आप इनसे तुलना क्यों कर रहे हैं? आप इजाजत दीजिए कि ठीक है आइए पढ़िए साहब, आपको स्वागत है आपका। देखिए राज्य सरकार के जो अधिकारों में है तो आप उसका हनन नहीं कर सकते ना। तो मीडिया एकजुट हो गए उद्धव जी के सामने खड़े हो जाए विरोध में कि उद्धव जी आप इस्तीफा दीजिए, आप मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, आप महंगाई कम करने के लायक नहीं है, आप अराजकता फैला रहे हैं बैठ के, आप विधानसभा नहीं गए। ये गोलमोल जवाब होगा प्रदीप जी, आप जवाब नहीं दे रहे, आप उधर नहीं, ये गोलमोल जवाब होगा। हमारे साथ पल्लव शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। पल्लव शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पल्लव शर्मा जी, ये जिस तरीके से राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया गया है, क्या वास्तव में हनुमान चालीसा का पाठ करने से और जिस तरीके से या हम किसी के घर के सामने इजाजत लेके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या कोई माता रानी का पाठ करेंगे, अजान करेंगे, कुछ ऐसा करते हैं, तो क्या राष्ट्रद्रोह लग सकता है क्या? पल्लव जी। हाँ जी सर। पल्लव जी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में राजद्रोह का केस लगा दिया गया है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वास्तव में किसी के आवाज के बाहर यदि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या पाठ करने की बात हम करते हैं, अजान करने की बात करते हैं, अजान करते हैं, तो क्या राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है क्या? देखिए, तो किसी व्यक्ति की बात नहीं, वो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात है। आप किसी के प्रदेश के मुख्य, और आप खुद भी संवैधानिक पोस्ट पे हैं, आप एक सांसद हैं, आपको देश की या दुनिया की या अपने क्षेत्र के विकास के बारे में बात करने की जगह हनुमान चालीसा का पाठ करा के अगर देश का विकास कराना है तो फिर ये सारी चीजें बंद करके सिर्फ मंदिर खोल दो, राजनीतिक व्यवस्थाएं खत्म कर दो, संवैधानिक व्यवस्थाएं खत्म कर दो। इसलिए किसी की निजता में किसी के घर के आगे कोई बैठ के अगर कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है, कोई भी धार्मिक आयोजन करता है, तो उसमें कम से कम उस मकान के व्यक्ति की खुद की तो कंसेंट होनी चाहिए। आप अजान की बात पे करते हैं कि अजान किसी मस्जिद में हो रही है तो इससे आसपास ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो फिर आप किसी के घर के आगे, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगे पॉलिटिकल स्टंट करेंगे। इसका ना तो कोई धार्मिक कोई उद्देश्य था, इसका प्योरली सिर्फ एक राजनीतिक उद्देश्य था। और अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये कह के एक उद्घोष लेके चले जाएंगे कि हम एक अपने आप को हिंदुत्व साबित करें, और जहां तक राजनीतिक समझ मेरी है, ये वही शिवसेना है जिसके साथ हिंदुत्व का पाठ पढ़ा के बीजेपी ने कई सालों तक राज किया। अब जब वो साथ नहीं है तो हिंदू नहीं रहे। तो ये राजनीतिक स्टैंड से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और संवैधानिक व्यवस्थाओं में इन चीजों से कम संवैधानिक पोस्टों पर बैठे हुए लोग और चुने हुए प्रतिनिधियों को दूर रहना चाहिए। ये एक राजनीतिक और धार्मिक उन्माद की जो स्थितियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इनसे संवैधानिक लोगों को दूर रहना चाहिए। प्रदीप भटनागर जी, आपने सुना दीपक रॉय जी ने साफ तौर पर यही कहा है कि जिस तरीके से ये एक पूरी जो साजिश कहें या चाल कहें कि दरअसल ये कोई हनुमान चालीसा का पाठ करना उनका मकसद नहीं था, उनका मकसद था अपना स्वार्थ सिद्ध करना, लाइमलाइट में आना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अच्छी बात है। मेरे साथी जो बैठे हैं, वाकई में बहुत दोष और पाप है हनुमान चालीसा पढ़ना, आरती होना मंदिर में। मैं तो मंदिर में ढा देने चाहिए। नहीं, देखिए दीपक रॉय जी ने कहा कि मंदिर में आप करिए। नहीं बोलिए, लेकिन गलत, देखिए देखिए प्रदीप जी, केवल आपके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई गलत नहीं बोलेगा। देखिए नहीं, बात आपकी नहीं काटेंगे, आपको पूरा मौका देंगे, लेकिन कोई गलत बात बोले वो नहीं। देखिए नहीं, आप ठीक बात बोलिए। आप उन्होंने कहा कि मंदिर को लेकर के उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने कहा किसी के घर के बाहर का जिक्र किया है। आप कह रहे हैं मंदिर ढहा दीजिए, उन्होंने कब कहा कि मंदिर ढहा दीजिए? अरे योगेश जी, मैं अजान क्यों सुनूं 5 टाइम की? मैं 5 बजे सो के क्यों उठूं? मैं अजान अपनी मस्जिद में कीजिए ना। 1 किलोमीटर मेरा घर दूर है अजान अब आपकी मस्जिद से, तो मैं क्यों सुनूं? मेरे को क्या राइट सुनने का? मैं अगर अधिकारियों के लिए बोल रहा हूं तो वो राइट टू एक्ट हो गया। अगर एक राज ठाकरे ने अगर विरोध करा
सब जनता की आवाज उठा के एक नेता ने नेतृत्व करा, तो आज विरोध हो गया, आज अराजकता हो गई। जब महाराष्ट्र में दंगे हुए, जब हजारों हिंदू मारे गए, तब कहाँ चले गए सारे? अभी जहांगीरपुरी में लेटेस्ट क्या हुआ, चांदबाग में क्या हुआ, आजमगढ़ में क्या हुआ, सुल्तानपुर में क्या हुआ, तब हनुमान चालीसा सब कुछ हुआ, मस्जिद याद नहीं आई। भाई मुझे परेशानी है। उधर थोड़ा सा और नजदीक चले जाइए, आप पूर्वांचल से आ रहे हैं प्रदीप जी, थोड़ा सा और इधर आइए, प्रयागराज की तरफ आ जाइए। इधर भी लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी है, लगातार 7 हत्याएं हो गई हैं 3-4। अरे साहब मैं तो ये कहना चाहता हूँ योगेश जी, आप हिंदुओं को टारगेट बैठ के कर रहे हैं, स्वयं यहाँ हिंदू बन के बैठ के यहाँ बन के, ठीक नहीं है। हनुमान चालीसा को बोल रहे हैं, ये तो एक सर सुन लीजिए मुझे सर, आप नहीं, आपने ये कैसे कह दिया कि हम हिंदू होकर के हिंदू को टारगेट कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं आप लोग? आप घुमा के विरोध तो कर रहे हैं हिंदुओं का बैठ के, आप कर क्या रहे हैं? नहीं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। गंगा जमुनी तहजीब यही सिखाती है क्या? नहीं, गंगा जमुनी तहजीब यही सिखाती है क्या? कोई गंगा जमुना तहजीब नहीं है, हिंदुओं के लिए बनी गंगा जमुना तहजीब, कोई तहजीब गंगा जमुना तहजीब नहीं है। अगर हिंदुओं को समझाना तो गंगा जमुना तहजीब का नाम लेने लगो। ये कोई टाइटल नहीं है जो टाइटल बना के लोग घूम रहे हैं। हिंदू का अगर गंगा जमुना तहजीब भी है तो गंगा सबके सब पानी पीते हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ भाई, आप अजीब बात कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि दीजिए एनसीपी के नेता को इजाजत। प्रधानमंत्री के आवास के बाहर मुझे लगता है कि पूरे सप्ताह भर हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए और मीडिया कवरेज करे। आप जानते हैं, अरे आप तो सुन तो लीजिए प्रभु, हम हिंदू है ना, आप कह रहे हैं कि हम हिंदू को होकर के ऐसी बातें कर रहे हैं। हम सबसे पहले मानव हैं, हिंदू मुस्लिम ही तो बाद में आ रहे हैं भाई। हम पहले मानवता का पाठ तो पढ़ लें, उसके बाद तो हिंदू मुस्लिम का हम पाठ पढ़ेंगे। हमारी सनातन संस्कृति यही कहती नहीं, हमारी सनातन संस्कृति यही सिखाती है क्या? हमारा यही कहा है विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, तो विश्व का कल्याण में मुस्लिम कहां से आ गए कि मुस्लिम के लिए हम कुछ बात नहीं कर सकते? मुस्लिम का कोई आवाज नहीं उठा सकते? तो पढ़ाइए ना, जो 5 टाइम नहीं, हम उनको भी पढ़ा रहे हैं, हम उनको भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन नहीं बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। आप इस डिबेट में केवल हनुमान चालीसा को टारगेट बना रहे हैं आप। अरे प्रदीप जी, ये कल भी मैंने एक बात कही थी, कल भी सुन लीजिए। अरे प्रदीप जी सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए प्रदीप जी, सुन लीजिए। कल भी मैंने इस बात को कहा था कि मुझसे बड़ा शायद हनुमान भक्त नहीं होंगे ये राणा दंपति। मैंने कल भी कहा था, आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ। कल कौन, मुझे नहीं याद आ रहा है कि कौन से गेस्ट मेरे साथ जुड़े हुए थे, कल भी उनसे ऐसी चर्चा हुई। मैं दावे आप पता कर लीजिएगा, मुझसे बड़ा राणा दंपति परिवार हनुमान जी का भक्त नहीं होगा। हो सकता है, मैं आपको नहीं कहता हूं, लेकिन आप भी नहीं होंगे मुझसे बड़े हनुमान जी के भक्त। सर मुझे केवल 30 सेकंड दीजिए, केवल 30 सेकंड मुझे सुन लीजिए योगी जी। देखिए, अजान का कोई विरोध नहीं है, हनुमान चालीसा का कोई विरोध नहीं है। क्या आप राज ठाकरे का वक्तव्य उठाइए या राणा दंपति का वक्तव्य उठाइए, उन्होंने कोई अजान का विरोध नहीं करा। उन्होंने केवल कहा है ये जो माइक लगे हैं बड़े बड़े 10-10 लगा रखे हैं गुम्बद पे, उसको कम किया जाए, आवाज को सीमित किया जाए। अगर मंदिर के अंदर स्पीकर बजते हैं तो मस्जिद के अंदर ही बजते हैं। इस बात को हम भी कह रहे हैं कि ये ठीक बात कही गई, हम कह रहे हैं ठीक बात कही गई। अगर जब एक सरकार, सुन सर मैं खत्म कर रहा हूँ, अगर एक सरकार जब ये चीज सुन के राजी नहीं है, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनता ने चुन के भेजा है या विधायक चुन के भेजा, जो एक पार्टी का नेतृत्व करे, एक मजबूरी बन गई एक समाज का आवाज उठाने के लिए। भाई अगर मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे तो भैया हम भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, विरोध करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करके ये तो नहीं करेंगे मस्जिद में घुसकर अराजकता फैला रहे हैं, माइक तोड़ रहे हैं। प्रदीप जी, आप दो तरफा बात कर रहे हैं। यही बात आप कह रहे हैं कि अगर कोई मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा है तो उसके घर के बाहर हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन किसी भी तरीके से जाहिर कर सकते हैं। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एनसीपी के नेता ने कही है। देखिए, महंगाई बढ़ी है, आप स्वीकारिए ना स्वीकारिए, आप लगातार इस बात को, आपके नेता भी स्वीकारते हैं, ऐसा नहीं है। अब आप यहां पर ना स्वीकारिए, टेलीविजन पर बैठ करके पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, वो बात अलग हो गई। लेकिन महंगाई बढ़ रही है और इस पर अब तक कोई, आप खुद देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो कितने बड़े बड़े वक्तव्य दिए जाते थे, कितनी बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी। हम कह रहे हैं 2 साल पहले कोरोना आया, इसके पहले क्या चीजें थी, उसको लेकर के भी तो जनता त्राहिमाम कर रही है ना, उसको भी सोचना चाहिए। तो देखिए, ये एक तरफा नहीं, तराजू बराबर होना चाहिए। मैं बिल्कुल, आप मुझे देखिए, आप महंगाई आज से नहीं, सन 2000 से जो महंगाई बढ़ना शुरू हुई और वो आज तक नहीं रुकी। ना तो कांग्रेस की सरकार जो 10 से 15 वर्ष काम किया, ना वो रोक पाई, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना रोकने की कोशिश करी, उसे भी हद तक ये है कि दिवालिया जो है देश को नहीं होने दिया। महंगाई बिल्कुल बढ़ रही है, मैं क्यों ऐसे नकारूंगा। मगर हमें कोई अमेरिका से, इंग्लैंड से या बांग्लादेश से, श्रीलंका से
या म्यांमार से अलग थोड़ी ना है। अगर फिर भी हमारा देश वो देश है जहां का बच्चा भी 1-1 रुपया जोड़ता अपने गुल्लक में, इसीलिए हमारे यहाँ आज तक जो है अकाल नहीं पड़ता, इसलिए हमारे यहाँ कोई भुखमरी नहीं होती है। और इस देश ने भुखमरी को रोकने जैसे का काम किया है। महाराष्ट्र के अंदर हमने कोल्हापुर क्षेत्र को भी देखा है, सूखा पड़ते हुए उड़ीसा में भी देखा है, और हमने उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड में भी देखा है, जिसको देश के मुख्य प्रधानमंत्री और उनके जो नेतृत्व मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं उन्होंने काम किया है। नहीं तो पहले उत्तर प्रदेश का रुहेलखंड सुर्खियों में रहता था, आज वहां 5-7 वर्ष से शिकायत नहीं आती है। मैं कहाँ कहता हूँ महंगाई नहीं बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है महंगाई। क्या उसमें सरकार काम नहीं कर रही है क्या? चलिए ठीक है, आएंगे। आपने लोगों को ढंढोरा लगता है, सुन लीजिए आएंगे। प्रदीप जी आते हैं आपके पास। नहीं निकाल रहा है पेट्रोल 110-12 रुपए होने के बावजूद भी। दीपक रॉय जी का एक कमेंट ले लेते हैं। देखिए प्रदीप जी आते हैं। हम दहेज मुक्त शादी करना चाहते हैं, शादी छोड़ के अब लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। क्या दिखता नहीं हमारे को? क्या महंगाई कहाँ बढ़ रही है? क्या महंगाई केवल हम मीडिया के चैनलों में बैठ के ही बढ़ाते हैं? कोई वास्तविकता में जाना नहीं चाहते? कौन खर्च कर रहा है? कौन खर्च कर रहा है साहब? कौन खर्च कर रहा है? नेताओं के अलावा कौन खर्च कर रहा है? आम आदमी तो अपने बेटे की शादी करने के लिए, अरे आम आदमी अपनी बेटी की शादी करने के लिए 100 बार उसको सोचना पड़ता है। खेत को गिरवी, अरे आप जाइए तो जमीनी स्तर पर घूमिए तो आज भी खेत को गिरवी रखना पड़ता है। आज भी खेत को गिरवी रखना पड़ता है गाँवों में लोगों को अपनी बेटी की शादी करने के लिए। ये जो आप शादी का जिक्र कर रहे हैं ना, ये नेताओं के घर पे चोचलेबाजी होती है। नेताओं के घर पे जो है ना, जब उनके घर में उनके बहन बेटियों की या उनके बेटे की शादी होती है तो वहां पर चांदी की प्लेटें आती हैं, वहां पर चांदी की प्लेटें यूज की जाती हैं प्रदीप जी। और उनके घरों में जो है ना, हर महीने कोई ना कोई बदलाव होता रहता है, लाखों रुपए ऐसे बदलाव में चलते रहते हैं। ये चीजें वहां होती हैं। आपने रुहेलखंड का जिक्र किया, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, बुंदेलखंड में लाखों परिवारों को जो है वो नोटिस भेज दिया गया। आप पता तो करिए, नोटिस भेज दी गई, पता है किस चीज की? कर्ज को लेकर के, जिस तरीके से बैंकों ने, और कितने लोगों को, कितने बिजनेसमैनों को नोटिस भेजी जा रही हैं। आप कह रहे हैं सारा सब कुछ हरा भरा हो गया है बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में। आप पता करिए, झांसी में आज भी जो है 2-2 किलोमीटर के लोग पानी लेकर के जाते हैं। देखिए वो सब चीजें अलग हो गई, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, आएंगे प्रदीप जी। लेकिन उससे पहले एक तो लगातार जिस तरीके से मामला दरअसल बढ़ता जा रहा है हनुमान चालीसा को लेकर के, और हनुमान चालीसा अपने मंदिरों, घरों, यहाँ तक कि मन में भी पड़ी होगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर कहते हैं। जो सच्ची श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करता है और उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, दुश्मन परास्त हो जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति को जेल जाना पड़ा। बुलडोजर के बाद देश में अब बजरंग बली की आराधना का मुद्दा गर्मा गया है। भाजपा ने सवाल खड़ा किया है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना कब से राष्ट्रद्रोह हो गया है। वैसे राष्ट्रद्रोह के आरोप का यह कोई पहला मामला नहीं है। हाल ही के वर्षों में कई लोगों पर राष्ट्रद्रोह के आरोप लगे तो काफी विवाद हुआ था। आम लोगों पर केस की जानकारी तो सबको नहीं हुई, लेकिन जब राजनीतिक हस्तियों पर आरोप लगे तो हंगामा हो गया। महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि आखिर राजनीतिक विरोध का मामला राष्ट्रद्रोह तक कैसे पहुंच गया। ये तमाम सारी चीजें हैं। तो लगातार जिस तरीके से अब मामला गर्माता चला जा रहा है, और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हालांकि गौरव भाटिया ने भी एक अपना वक्तव्य जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत, हम गर्व से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं भारत में, और इसका पाठ कब से राष्ट्रद्रोह हो गया। उन्होंने सवाल खड़ा किया है। राज्य सरकार हिंदुओं के प्रति घृणा का भाव रखती है। महाराष्ट्र सरकार के लिए बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने यह बात कही है। और जिस तरीके से लगातार अब सियासी हंगामा मचा हुआ है, लगातार लाउड स्पीकर से यह मामला शुरू हुआ और उसके बाद हनुमान चालीसा पर जाकर के पहुंचा है, और अब इस पर हंगामा लगातार बुरकता नजर आ रहा है। दरअसल मुंबई पुलिस ने राणा दंपति को कथित रूप से कई यानी विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता पैदा करने के मामले में शनिवार को शाम गिरफ्तार किया था, और राणा दंपति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी। और दीपक राय जी का सीधा रुख करेंगे। दीपक जी, अभी आपने सुना कि प्रदीप जी ने तमाम सारे आरोप लगाए, हालांकि उन्होंने तो मुझ पर भी आरोप, मुझे भी नहीं छोड़ा, मेरे ऊपर भी आरोप लगाए। क्या मानते हैं कि वास्तव में जिस तरीके से अब देश की सियासत जिस दिशा में बह रही है, ये देश के स्वास्थ्य राजनीति के लिए
की तरफ इशारा करती है, या फिर आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए क्या संदेश देना चाह रही है? देखिए योगेश जी, सबसे बड़ी चीज जो लॉ स्पीकर का जो इशू आया था, वो ठीक है, एक कानून व्यवस्था की इशू था, मुद्दा था, उससे बहस होनी चाहिए। क्योंकि आप पब्लिक प्लेस पे जो ये मस्जिदों में जो है लॉजिस्टर लगते थे, लोगों को डिस्टर्ब होता था, तो वो चीज ठीक है। एक इशू है कि गवर्नमेंट को उस पर कानून व्यवस्था की जो है इशू मांग से तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उसके अगेंस्ट जो ये बीजेपी पार्टियां हैं जो और जो संगठन है कि नहीं हम उसके अगेंस्ट हनुमान चालीसा करेंगे, जैसे राज ठाकरे ने कहा कि नहीं हम मस्जिद के आगे तक ही वो नमाज पढ़ी जाएगी तो हनुमान चालीसा, तो ये चीज गलत था, उसका रिएक्शन गलत था। वो ठीक है, कानून व्यवस्था का फॉलो है लॉजिस्टिक करवा, लेकिन उसको आप इस तरह का रिएक्ट करेंगे तो ये चीज गलत। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि बीजेपी आज बहुत ही जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है बीजेपी की बहुत स्ट्रॉन्ग, और विपक्ष जो है वो चीज समझ देगा, विपक्ष हमेशा उसके उसमें आ जाता है, जाते आ जाता है। आप देखिए जहां भी पूरी में क्या घटनाएं हुई, लेकिन उसका तोड़ फोड़ से बुलडोजर चला कोई तुझे चलाए, तो वो चीज गलत था। उसके रिएक्शन में क्या हुआ, सारे राजस्थान पे आ गई और वहां को बंदे को तोड़। तो ये चीजें जो गलती कर रही है विपक्षी पार्टियां कर रही है, तो ये चीज समझदार करता होगा, हर इशू को समझ के ध्यान में रखना होगा, उसके हिसाब से जो है कदम उठा सकते। तो बात देखिए छोटे छोटे मुद्दों को उठाकर अब जो बड़े मुद्दे है, हमारी महंगाई, बेरोजगारी भी, और भी देश जिस मुद्दों से लड़ रहा है उससे बातचीत होगी। चलिए ठीक है, एक लाउड स्पीकर का मुद्दा आया है, उसमें जो है बहस होनी चाहिए और उसके लिए कानून बनना चाहिए, जो कि सही है। तो इस तरह के रिएक्शन करना कि हनुमान चालीसा आप पढ़ेंगे, ये चीज गलत है। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, ठीक है, तो उसके बाद जो उद्धव ठाकरे ने सरकार ने गलती की, एक देशद्रोह का मुकदमा वो किया है, ये बहुत बड़ी गलती थी। ये दोनों सांसद हैं, विधायक हैं, आप इनको इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। उन्होंने बोला कि हनुमान चालीसा पढ़े, इसमें देशद्रोह का मामला कहा था, और किस तरह को उनके घर पहुंचाते हैं, मारपीट करते हैं, भैया जिससे गाड़ी पे पत्थर फेंकते हैं, तो ये तो ओपन एक तरह से मोटा गलत किया है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक तरह से एक कटघरे बिला खड़ा। बिल्कुल, लेकिन दीपक जी ये देशद्रोह का जो मामला दर्ज किया गया है, देखिए भारत आ रहे हैं, प्रदीप जी आ रहे हैं, बीजेपी तो हमेशा से यही कह रही है कि भाई शिवसेना के उस पे इशारों पर, उनके नेताओं के इशारों पर जो है वहाँ की पुलिस काम कर रही है। लेकिन इसको ये लोग नकार रहे हैं शिवसेना, लेकिन शिवसेना अगर नकार रही है, पुलिस मान लीजिए कि खुद के दिमाग से ये देशद्रोह का मुकदमा अगर दर्ज किया है, तो इसमें मुझे लगता है कि सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत थी, सरकार को सवाल करने की जरूरत थी कि भाई ऐसा कौन सा उन्होंने बड़ा अपराध कर डाला जो आपने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था जिससे जो है गवर्नमेंट स्तर पर तुरंत कार्रवाई करते तो उन्होंने इसको उठा के अंदर कर दिया, देशद्रोह का मुकदमा कर दिया गया। आप उनसे बात कर सकते हैं, आप किसी भी नेता को भेज सकते थे अपने गवर्नमेंट से, आपसे बात कीजिए, चाहे तो अपने निवास पर शांत बना दी, वो भी सांसद है, विधायक है, तो इस तरह से ट्रीट करना ये गलत है। हमेशा देखिए उद्धव गवर्नमेंट जो है, आप देखिए पास अगर जब से आए हैं, हमेशा उनको कोई भी चैलेंज करता है अगर दूर से ही, तो तुरंत कार्रवाई करते हैं। संजय राणा से उनको एक बार वो किया तो उसके घर गिरा। मतलब ये कह सकते हैं कि बदले की भावना की राजनीति जो है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पूरी देखी जा रही है। पूरी मशीनरी जो है बदले की भावना में कार्य करना शुरू कर देती है, चाहे जीएमसी हो, चाहे पुलिस हो, और भी डिपार्टमेंट। तो ये चीज जनता आप देखिए, वो भी एक सांसद है, विधायक है, एक महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए हैं। अगर उन्होंने कहा है, चलिए मान लीजिए वो भी एक राजनीति से प्रेरित वो था, गलत था, लेकिन आप उसका इस तरह से जो रिएक्शन था, ये चीज गलत है। ये मुकदमा को कोई किसी हिसाब से नहीं करता। प्रदीप जी मेरे साथ बड़े, देखिए मैं थोड़ा सा मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा, किसी को टारगेट नहीं करा और ना मैंने किसी को बोला। देखिए मेरे साथ सामान्य अधिवक्ता बैठे हैं, उच्च न्यायालय के बैठे, और मुझसे ज्यादा ज्ञानी विज्ञानी, मैं ज्ञान किसी को देता हुआ अच्छा ना तो लगता, ना मुझ पर इतना ज्ञान है। थोड़ी सी मैं चीजें, मैं जो राणा दंपत्ति को बंद करा गया है, जो घर से बाहर नहीं निकला, जिसपे 10 लोग साथ में नहीं, उसे गिरफ्तार करके किस राइट टू एक्ट में डाल दिया, थोड़ा ये बताया जाए। मैं कह रहा हूं अगर राज ठाकरे ने ये विवाद उठाया साउंड को लेके, एक अच्छे मुख्यमंत्री के नाते उन्हें बोलना चाहिए था कि भाई हम इस पे विचार करेंगे, आप हमें समय दीजिए और हम इस पे विचार विमर्श करेंगे, जो कानून के दायरे में हो उसको पूरा करेंगे। अगर ये बात अगर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कह देते तो क्या ये नौबत आती है? भाई अगर नौबत आती तो बताइए कि हाँ भाई ये नौबत यहाँ तक पहुंचती। आज मगर मुख्यमंत्री ने
आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी प्रदीप जी, इसी लाउड स्पीकर मामले को लेकर के। उसमें जो है फडणवीस साहब ने पहुंचे हैं, उनको तो पहुंचना चाहिए। अगर भाई मामले को लेकर के सुलझाया जा रहा है, मामले को लेकर के उस पर चर्चा की जा रही है, आपके सुझाव लिए जाने हैं, तो इस पर तो पहुंचना चाहिए। तो सार्थक पहल थे, जो चल रहा है एक तरफ उसको चलने देते। जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 8-10 दिन लगा दिए मंत्रिमंडल की बैठक में, जब पूरी तरह इस माइक को लेके, इस ध्वनि प्रदर्शन को लेके पूरे महाराष्ट्र में आग लग चुकी है, क्या फायदा उस मंत्रिमंडल का, उस मुख्यमंत्री का, जब पूरी आग लग चुकी है। अगर एक सम्मानित मुख्यमंत्री जिन्हें चुन के बैठाया जनता ने, बोलना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को, अरे अभी भी साउंड का बिच्चा है वो मस्जिद। नहीं, देखिए हमारा कहने का मतलब वो नहीं है, हमने वही चीज कही आपसे कि देखिए जो आग लगी, जो उस आग की जद में जो घर आए तो वो सो तो आए ही, लेकिन कम से कम जो घर अभी बचे हुए हैं उस आग की जद में आने से उनको तो बचाया जा सकता है। अगर बैठक की जा रही तो बैठक में हमें लगता है कि हमें भी पहुंचना चाहिए था, आपको भी पहुंचना चाहिए था पार्टी के तौर पर। और उसमें है बैठक को लेकर के क्या चर्चा की जा रही है, उसमें विचार विमर्श, सार्थक कदम अगर उठता उसमें, उस बैठक में हम इस मुद्दे को भी उठा सकते थे कि जिस तरीके से ये पूरा किरीट सोमैया पर जो हमला हुआ, या जो राणा दंपति पर जिस तरीके से जो मामले दर्ज किए गए, ये सब गलत है। उन मुद्दों पर भी वहां पर चर्चा की जा सकती थी। हो सकता है कोई सार्थक पहल ने कोई रास्ता निकल आता। सोमैया जी पे हमला करा गया, और जिस तरह राणा दंपति को बिना FIR के एकदम आपने कोर्ट अरेस्ट करके जेल भेज दिया, तो क्या समझ रहे हैं क्या जो हमारे नेता लोग जाते क्या उन पे हमला नहीं हो सकता था? क्या शिव सैनिकों को हजारों की तादाद में वो सांसद जो निर्दलीय जो जनता ने चुन के भेजा है, विधायक सांसद, क्या उनके आगे इस तरह बैठना चाहिए था? ये सब चीज प्रश्न है, और ये प्रश्न का जवाब उद्धव जी को देना पड़ेगा। उद्धव जी मुख्यमंत्री बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, और ये उनकी नाकामी है। अगर चाहते हिंदू मुस्लिम भाईचारा तो ये बना रहता, यहां तक नौबत नहीं आती अगर संभाल लेते तो। एक माइक का विवाद, उच्च न्यायालय जो आदेश पारित कर रखे हैं, मेरे साथ अधिवक्ता बैठे हैं, क्या मुख्यमंत्री का या कानून का काम ये प्रदेश की जनता, या जो हमारे जो प्रदेश में मुख्यमंत्री और कैबिनेट बनी है वो पालन कराना काम है उनका, वो फिर भी उस पर नहीं करा रहे। तो ये हनुमान चालीसा का विवाद इसलिए तो उठा है कि सोते हुए उद्धव को कैसे उठाया जाए, तो इसलिए राज ठाकरे साहब ने बोला, और उनके राह पे राणा परिवार चला, दंपति चला, क्योंकि भैया राजनीतिक आदमी है, उन्हें राजनीति करनी थी, उन्हें मौका मिला, करी उन्होंने। जनता समाज ने उनको चुन के भेजा, उनकी आवाज उठाई उन्होंने इस चीज को लेके। ठीक है, मगर ये बड़ा दुखद है कि आज तक उद्धव जी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। ठीक है दीपक राव जी, क्या ये जो बैठक आज हो रही थी, बैठक को लेकर के जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, क्या इसमें वास्तव में सभी को पहुंचना नहीं चाहिए था का? नहीं, सही बात है। अगर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव दिया है किसी ने, तो सभी पार्टियों को मिलजुल के इस बैठक में भाग ले रहती है और इस पर चर्चा कर रही थी। देखिए अभी जहांगीरपुर में जो हुआ था उसके बाद कल जो तिरंगा यात्रा निकली, सभी धर्मों ने निकाला, और दिल्ली पुलिस का इनिशिएटिव था, तो एक अच्छा मैसेज जाता है पूरे समाज में, पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इस तरह के बैठक के सभी पक्ष को, विपक्ष के सभी दलों को भाग देना, और सभी इशू से बात जो भी इनकी इशू है उससे खोल के बात चाहिए। चाहे आप अगर लाउड स्पीकर को उनकी प्रॉब्लम है, चाहे होगा सांसद विधायक ने बोला कि नहीं हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उससे जो है, तो इन सब चीजों को एक जो है एक सबसे समाधान निकालने की कोशिश होनी चाहिए, और एक ईमानदार से प्रयास होना चाहिए जो जितने इश्यूज है सबका एक समाधान। नहीं, प्रदीप जी ने एक आशंका यहाँ पर जताई कि हो सकता है कि जो नेता इस बैठक में जाते सम्मिलित होने, उन पर भी हमला हो सकता था। ये तो मतलब बहुत ही मतलब सोचने वाला विषय है कि क्या वास्तव में सर्वदलीय बैठक में जाते वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी हमला हो सकता था? नहीं, अगर जिस तरह से किरीट सोमैया पे हमला हुआ तो इस तरीके से गवर्नमेंट से जो है उससे रोकता है, जिस तरह से बदले की भावना राजनीति करते हैं उनको, तो इससे आपको उनका जो संदेह है वो सही भी है। जहाँ भी वो देखते हैं थोड़ा कोई उनको चैलेंज कर देता है, दूसरे वो तुरंत उनको कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं, तो जब से वहाँ उनका रिकॉर्ड देखा जाए, तो ये चीज जो है संदेश पैदा करता है बीजेपी पार्टियों या जो भी उससे बैठक में जा है, उनको किसी की चिंता नहीं है, उनको अपनी की चिंता नहीं है। वो जो दोस्त है हमको किसी को माना, आप जैसे इन्होंने शिवसेना के जो सैनिक है, चाहे कार्यकर्ता जो जाना थे वहाँ पे सांसद और विधायक घर पे जाकर किस तरह का व्यवहार की, तो ये चीजें जो है उससे बहुत सही चीजें नहीं है, और अगर इस तरह पार्टियों का संदेह आ सकता था तो ये इस तरह से सही नहीं। अच्छा, एक सवाल और आपसे, उसके बाद प्रदीप जी के पास आते हैं। फहमीदा हसन जी ने जो ये इजाज़त मांगी है PM आवास के बाहर की, वो भी इजाज़त चाहती हैं,
हालांकि उन्होंने ऐलान नहीं किया, वो इजाज़त मांगी है गृह मंत्रालय से। उन्होंने कहा है कि हम वहाँ पर पीएम आवास के बाहर जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना चाह रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राणा दंपति का समर्थन करते नजर आ रही है, वैसे में भारतीय जनता पार्टी को तो मुझे लगता है फहमीदा हसन जी का भी फिर समर्थन करना चाहिए कि हाँ, इजाज़त देनी चाहिए गृह मंत्रालय को। देखिए, देश बीजेपी नहीं चला रही, भारतीय जनता पार्टी नहीं चला रही। देश जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट वो चला रही है, कानून व्यवस्था उसको देखना। बीजेपी को कानून व्यवस्था नहीं देखती। ये कानून व्यवस्था का इशू है कि इसमें इजाजत तो नहीं दी जाती, ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है। वो भी पीएम हाउस के सामने जाती सिक्योरिटी होती है, ये चीज तो प्रैक्टिकल नहीं है। अगर मांगे और तो ये बीजेपी का नहीं है कि वो अप्रूव कर दे और जो है दिल्ली गवर्नमेंट अलाउ कर दे, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के पास है, वो अलाउ करती नहीं कि वो बिल्कुल ठीक बात है। चलिए प्रदीप जी, लेकिन क्या वास्तव में अब जिस तरीके से ये पूरा जो मामला उठा, देखिए मामला तो उठा राणा दंपति को लेकर के, राणा दंपति अब उन पर जो मामले दर्ज होने थे वो दर्ज हो गए, सलाखों के पीछे हैं वो फिलहाल। और ऐसे में क्या ये वास्तव में लगता है कि अब ये थोड़ा सा डाइवर्ट होता नजर आ रहा है पूरा मुद्दा, अब ये पूरा जो मुद्दा है वो किरीट सोमैया की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सोमैया जी हमारे नेता है, हाँ, और उनपे जो हमला किया गया, हम उसका बिल्कुल विरोध दर्ज कराना चाहते हैं और बहुत भारी भरकम तरीके से विरोध दर्ज करना चाहते हैं कि सोमैया जी पे हमला की पार्लियामेंट को ना आपने स्पीकर से आपने उसके विषय को आपने भेजा, ना एप्लीकेशन, ना आपने पहले आपने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया सीधा आपने। क्या आप स्पीकर से एक बार कहते तो सही, आप बताइए, जनता के बीच में तो गए नहीं। प्रदीप जी, आपको यहाँ पर प्रदीप बार फिर से चर्चा में वापस आएंगे और हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी का रुख करेंगे सीधा। प्रदीप जी, आप अपनी बात पूरी करिए। एक जो सूचना दे रहे थे, खबर दे रहे थे यार कि पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली आए, जो पंजाब के मुख्यमंत्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आम आदमी पार्टी से करीब दूसरे उसमें बने हैं, दूसरे टर्म में बने हैं, तो उन्हें क्या जरूरत पड़ गई दिल्ली के मॉडर्न देखने के लिए? क्या वो दिल्ली से पहले वाकिफ नहीं थे? क्या जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं सांसद है, क्या उनके बारे में पहले नहीं पता था क्या कि दिल्ली मॉडल क्या बनाया है? दिल्ली मॉडल पे चुनाव जीते हैं वो पंजाब के अंदर, और जो पंजाब के प्रभारी हैं वो दिल्ली से विधायक है। चलिए प्रदीप जी, उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आज जो महाराष्ट्र को लेकर के जो चर्चा हो रही है इस पर चर्चा करेंगे और इस पर चाहेंगे क्या? योगी जी, अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की 5 वर्ष सरकार रही है और हम चाहे हिंदू हो, सिख हो या मुस्लिम हो, सबके धर्म का आदर सत्कार करते, और 5 वर्ष सरकार रही तो उसमें ये वाद विवाद हमने होने नहीं दिया। और महाराष्ट्र के अंदर हमें सबने वोट दिया, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या मुस्लिम हो, सरकार सबकी रही। मगर ये भेदभाव जो चल रहा है आज के टाइम में, वो भेदभाव उस समय नहीं था, क्योंकि अब आज के मुख्यमंत्री पिछले मुख्यमंत्री बड़ा फर्क है। वो मुख्यमंत्री जनता के बीच में रहते थे, जनता के बीच में दरबार लगता था, बैठते थे और काम करते थे, और एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो 2.5 वर्ष से छुपे हुए बैठे अपने घर के अंदर। नहीं तो क्या इसलिए क्योंकि शिवसेना उस समय आपके यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाती थी, इसलिए तब इतना जो माहौल था वो अच्छा था, सुदृढ़ था? देखिए, हाँ, उद्धव जी ने कभी भी जब तक सरकार में शिवसेना रही, उद्धव जी कभी जनता से रूबरू नहीं हुए। अच्छा नेता बनने के लिए उनको जनता से रूबरू होना चाहिए था, मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए था, जिससे भी उन्हें भी ज्ञानवर्धक चीजें मिलती, और वो ऐसा नहीं किया। समर्थन देके अपने घर बैठ गए, ऐसे नहीं चलता ना। आप सूबे के आप मुखिया हैं, आप वहां के प्रथम नागरिक है, और आपको पिता के तक किरदार निभा के जनता समाज से मिलना चाहिए, उनके कष्ट दूर करने चाहिए, चाहे वो किसी वर्ग के हो। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा एलिगेशन रहा है कि भाई ये हिंदू राजनीति करते हैं, ये धर्म की राजनीति करते हैं। आज जो हनुमान चालीसा का जो चल रहा है, माई का विवाद चल रहा है, बताइए कौन सी पार्टी बोल रही है? किस पार्टी ने हिंदू हित के लिए बोला? किस पार्टी ने विरोध में ध्वनि प्रदर्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें बैन लगा रखा है उसमें बोला? किसी ने आज तक नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उनका वोट बैंक खिसक जाएगा।
गलत को गलत बोलने के लिए जिगर चाहिए होता है, जबान चाहिए होती है। और कुछ पॉलिटिकल लोग उसको हिंदू मुस्लिम में बांट देते हैं। संजय राउत साहब तो कह रहे हैं कि आप माहौल बिगाड़ने का, माहौल खराब करने का महाराष्ट्र में ये पूरी साजिश कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा पूछ लीजिए कि राज ठाकरे जी ने ये क्यों उठाया कदम, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही थी। उद्धव जी ने कहा कि भाई जो न्यायालय ने जो आदेश पारित कर रखा है वो सबके लिए है, मंदिर हो या मस्जिद हो, गुरुद्वारा। नहीं, राज ठाकरे साहब ने एक सीमा दे दी, समय सीमा दे दी कि 3 तारीख तक, अगर 3 मई तक अगर आप कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो उसके बाद उन्होंने चेतावनी दी। लेकिन उन्होंने किसी तरीके का या उनका कोई कार्यकर्ता इस तरीके का कोई कदम नहीं उठाया कि जिस तरीके से वहां पर कोई ऐसा माहौल क्रिएट हो। आप यहाँ देखिए ना, उद्धव जी कहाँ फेल हुए। उद्धव जी क्यों नहीं सामने आए? उद्धव जी ने क्यों नहीं बोला कि नहीं, हम प्रदेश की शांति के लिए जो हमारे विपक्ष के नेता ने कहा है हम उस पर काम करेंगे, आप बैठिए, शांत रहिए, जो आपने हमारा जो सबसे आपने काम के लिए कहा उससे हम विचार जरूर करेंगे। क्या आश्वासन दिया? नहीं दिया। क्योंकि आश्वासन देना चाहिए था। अगर एक प्रदेश का नेता अगर कोई चीज बात कह रहा है या उठा रहा है तो उस पर गंभीरता से लेना चाहिए थी, ना कि चुप बैठना चाहिए था। और ये सबसे बड़ी गलती है उद्धव जी की। ठीक है, उद्धव जी ने अभी तक अपने गृह मंत्री जो 100 करोड़ रुपए मांग रहे थे उसके विषय में भी आज तक नहीं बोले। नवाब मलिक जैसे लोगों ने कैसी कैसी स्टेटमेंट दी और महाराष्ट्र को कहां ले जाने की कोशिश करी, उद्धव जी वहां भी चुप बैठे रहे। ठीक, उद्धव जी को चुप्पी तोड़नी चाहिए। ठीक है। दीपक जी देखिए, दरअसल यहाँ पर महंगाई का चर्चा तो नहीं हो रहा। महंगाई का जिक्र हम केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एनसीपी के नेता ने जिस तरीके से जो परमिशन मांगी है उसमें महंगाई का जिक्र किया गया है कि महंगाई की ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए हम सरकार का ध्यान आकर्षित कराने की वजह से हम वहां पर हनुमान चालीसा, पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रहे हैं। हम इसलिए महंगाई का यहाँ पर जिक्र करने जा रहे हैं क्योंकि अभी प्रदीप जी ने कहा कि अगर कोई मुद्दा आता है तो उद्धव जी का क्यों बयान नहीं आया अब तक, क्योंकि वो उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसे में अगर महंगाई को लेकर के विपक्षी लगातार हमला बोल रहे हैं, महंगाई को लेकर के विपक्ष से लगातार आवाज उठा रहा है, प्रदीप जी इस बात को कह रहे हैं कि जो मेन व्यक्ति है उसको तो कमेंट करना चाहिए, उसको तो बयान देना चाहिए, उस पर सफाई देनी चाहिए, कुछ आश्वासन देना चाहिए। तो महंगाई को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या वास्तव में जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है आश्वासन नहीं देना चाहिए क्या लगातार? क्योंकि वो जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब वो महंगाई को लेकर के इतना ज्यादा मुखर हुआ करते थे, आए दिन कोई ना कोई बयान दिया करते थे, आए दिन कोई ना कोई बयान, तमाम सारी ट्रिक्स, तमाम सारे तरीके बताया करते थे कि केंद्र सरकार क्या कर सकती है, तो महंगाई कैसे कम हो सकती है, इन चीजों को लेकर के। लेकिन जब से वो प्रधानमंत्री की कुर्सी उन्होंने संभाली है उसके बाद से महंगाई को लेकर के उनके भाषणों में कभी सुनने को मिला नहीं है। महंगाई को लेकर के उन्होंने जनता के सामने कोई अपने मन की बात रखी नहीं है। तो क्या जो ये विपक्ष से आवाज उठा रहा है ये गलत है क्या? देखिए, ये जी आपने सही कहा, लेकिन कहीं भी विपक्ष जो है उतना मुखर नहीं हो पा रहा है, उतनी विपक्ष की आवाज जो है जनता के पास नहीं पहुंच रही। अभी देखिए इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, कभी ये सड़क पर नहीं आते। 1-2 बार कांग्रेस ने किया, हो गया। तो जिस हिसाब से समस्या है ये, तो उस हिसाब से विपक्ष जो है कहीं कहीं कमजोर पड़ रहा है। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं होती अपने पर। ये अब विपक्ष के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितने मजबूत तरीके से मुद्दों को उठाता है तभी उसको फायदा मिलेगा आने वाले। तो आज वही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ विपक्ष जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है वहाँ भी अग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है, कहीं कहीं घुमाने की कोशिश कर रही है। शायद विपक्ष जो भी समझ जा रहा है, विपक्ष समझ नहीं रहा है चीजों को। आज उससे ये रिएक्ट नहीं करते, कांग्रेस कल उन्होंने किया है कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, लोग भूल जाते हैं। चाहे कांग्रेस ने बंदी गिरा दी राजस्थान में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने इस तरह की हरकत की, रिएक्शन की पॉलिटिक्स की, तो उनका नुकसान हो रहा है। आप देखिए डेली जो है, मैं तो कहता हर स्टेट में, पूरे देश में इनको एक तरह से पूरे देशव्यापी आंदोलन होना चाहिए महंगाई को लेकर, लेकिन उस तरह की चीजें नहीं आ रही। तो बीजेपी को उससे फायदा मिलना है, तो बीजेपी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। अगला इलेक्शन बीएसपी का है, उससे फायदा मिलेगा। आप देखिएगा ये जो स्पीकर और हनुमान चालीसा का मामला है, क्योंकि राजस्थान में भी है, वहाँ पे अभी एक तरह से पोलराइजेशन होगा, वहाँ पर फिर कांग्रेस को लॉस होना है। तो इस तरह की पॉलिटिक्स जो है विपक्ष को बैठ के सोचना करना होगी, जो आप जनता के मुद्दों को लेकर जो है बहुत ही प्रभावी ढंग से आगे उठाए, जिससे जो है देश की राजनीति को एक सकारात्मक दिशा मिले, तभी जो है देश का विकास। नहीं, विपक्ष को तो ठीक है, विपक्ष अपनी बात को जनता तक नहीं पहुंचा पा रही है, तभी विपक्ष की आज ये हैसियत है, ये चीज़ तो ठीक है। लेकिन प्रदीप जी ने ये कहा कि
जिम्मेदारी जिसकी बनती है उसको उस पर बयान देना चाहिए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से ये कहती है ना कि वो जनहित के मुद्दों को लेकर के आती है, लाइन में पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक वो जो है सारी चीज़ों को पहुंचाने, सारी योजनाओं को पहुंचाने की कोशिश करती है और उसको भी कहीं दुखी नहीं होना देना चाहती है। तो ऐसे में क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से जो बात कही, अभी प्रदीप जी ने खुद कहा कि जिसकी जिम्मेदारी है उसका बयान, उसका वक्तव्य आना चाहिए। तो वास्तव में जब भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है तो इन्हें खुद समझ जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या कुछ जनता एक्सेप्ट कर रही है। वो ठीक है, आपको जनता इतना प्यार दे रही है, आपको हिंदुत्व को लेकर के इतना चाह रही है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी भी कोई चीज होती है ना, ये तो आप भी जानते हैं। नहीं, आपने सही किया। देखिए, इससे जो है प्रधानमंत्री का भी वक्तव्य आना चाहिए और फाइनेंस मिनिस्टर का सीतारमण जी का वक्तव्य आना चाहिए। क्षेत्र में भी आया कि महंगाई बहुत बड़ी और उसका कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ठोस कदम आप उसमें क्या ले रहे हैं, ये अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा जो न वक्तव्य आया है, न कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, या फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। उससे प्रधानमंत्री जो क्या है काम करने को की बात करते हैं, उससे भी एक चर्चा होनी चाहिए जरूर। देखिए, आप विपक्ष की कमजोरी का फायदा नहीं उठा। जब देश को चलाना है, अगर सत्ता की राजनीति करनी है तो आप देखिए विपक्ष कमजोर के बाद बहुत उठाई। आज बेरोजगारी महंगाई बहुत बड़ी है, तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर ध्यान चाहिए। जिसकी परामर्शी से जो है हमको भी एक्सपेक्ट करते हैं और आशा है कि जो सामने जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट आएगा, तो सरकार जो है गवर्नमेंट से क्या स्टेप ले रही है जो ऐसी महंगाई है। बिल्कुल, आपने ठीक बात कही। और विपक्ष अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहा तो सत्ता पक्ष को जरूर सोचने चाहिए, मुझे लगता है इस मामले पर। चलिए, आप दोनों मेहमानों को फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र में अब सियासत गर्माती नजर आ रही है, पहले तो बुलडोजर ने खूब धूम मचाया और उसके बाद जिस तरीके से लाउड स्पीकर का मामला भी तूल पकड़ता नजर आया और उसके बाद अब हनुमान चालीसा पर जा टिका है, लेकिन हनुमान चालीसा पर भी मामला भी रुका नहीं। फिलहाल अब ये मामला कहीं ना कहीं जाकर के महंगाई की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। देखिए आखिर ये मुद्दा, ये मामला अब किस ओर रुख करता है और कहां तक पहुंचता है, ये देखने वाली बात होगी। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।